नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उस पे पिछले लंबे समय से बहस हो रही है। बहस का विषय ये है कि सरकारी योजनाओं के ज़रिए फ्री में, मुफ्त में जो बहुत सारी लंबी लिस्ट फ़हरिस्त है सामान बाँटने की, चाहे लैपटॉप हो, चाहे साइकिल हो, चाहे सिलेंडर हो, तमाम वो चीज़ें जो अलग-अलग समय में अलग-अलग सरकारों के द्वारा की गई, अलग-अलग समय में इस पर बहस भी होती रही। लेकिन इस वक्त बहस हो रही है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में एक बार फिर सत्ता की वापसी चाहते हैं और उसके लिए एक के बाद एक ऐसी योजनाओं का ऐलान उन्होंने किया है जिसमें जनता को फ्री में सामान देने का एक उन्होंने ऐसा कहें कि बहुत लंबी लिस्ट तैयार कर दी और उसी को लेकर चर्चा हो रही है। पूरे देश में बहस हो रही है कि क्या ये सही है? क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना करना चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या ये फ्री में जो बांटने का सिलसिला है, इसके जरिए राज्य के मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्या कोई संयोग ऐसा बैठ पाएगा कि राजस्थान की राजनीति में हर 5 साल में सरकार बदलने का जो सिलसिला है, क्या उसे तोड़ पाएंगे? इस पर बड़ी लंबी बहस भी हो रही है। विपक्ष एक के बाद एक हमला कर रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्थव्यवस्था जिस तरह से राज्य सरकार का पिटारा खोला है, वाकई में क्या उससे जनता उनके साथ होगी? सवाल ये भी है कि वोटों में तब्दील नहीं होगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अशोक गहलोत। इस बहस, इस पूरी जो चर्चा चल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 4 वरिष्ठ मेहमान हैं, जिनमें से 3 हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव गुप्ता समाजशास्त्री हैं, प्रोफेसर वीवी सिंह जो हैं अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी से अभिनेश महर्षि, कांग्रेस से हरीश चौधरी जुड़ने वाले थे, कुछ जरूरी कारण से, पारिवारिक कारण की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चौधरी साहब, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बहस को, चर्चा को शुरू करना चाहूंगी। शुरुआत राजीव गुप्ता जी आपसे करना चाहती हूँ। समाज किसी भी राज्य और देश का सबसे अहम हिस्सा होता है। समाज को साथ लेकर ही सरकारें चलती हैं। समाज ऐसी योजनाओं को जिसमें सब कुछ फ्री में लोगों को मिलता है, किस रूप में देखती है, किस रूप में देखता है समाज? मीना जी, ये बहुत व्यापक सवाल है जो आपने उठाया है। एक्चुअल में ये जो फ्री बीज शब्द है ना, ये एक तरीके का प्रहार है जो जनता हाशिए पर खड़ी है उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी को कभी फ्री नहीं मिलती है। सब लोग टैक्स स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और हिंदुस्तान की जनता का एक बहुत बड़ा भाग, जब ये कहा जाता है कि 90% जो जनता है वह 25,000 रुपये माहवार या उससे कम कमा रही है और उसका जो अपना अर्निंग है या जो प्रोडक्शन है, वह खर्चा, वह और एक्सपेंडिचर दोनों जब लगभग बराबरी पर हैं, तो उनकी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर कोई सरकार किसी भी तरह की चीज़ें नागरिकों के बीच में बांटती है ताकि उनका अपना एक जीवन स्तर बना रहे, वो एक शिष्ट जीवन व्यतीत कर सकें, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपने सामाजिक और दैहिक अस्तित्व को बनाए रख सकें, तो मुझे लगता है कि ये फ्री चीज़ जो जिसको फ्री वीज कह रहे हैं, और कुछ लोगों ने, जो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं, वो कभी रेवड़ी कल्चर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी फ्री बीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में जनता की इंसल्ट है। जो गरीब लोग हैं उनकी इंसल्ट है, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी अपनी इंसल्ट है। और ये कोई भी सरकार अगर अपने आप को वेलफेयरिस्ट स्टेट के साथ जोड़ती है, अगर वह ये मानती है कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा उसका अपना अधिकार है, नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें और संविधान के मुताबिक जो अधिकार दिए गए हैं वो उसकी अपने पूरे होने चाहिए, जिसको आजकल आप राइट अप्रोच कहते हैं कि भाई अधिकारों का एक उपागम है। तो मेरे अपने अधिकारों की पूर्ति कैसे होगी, मुझे वो अधिकार कैसे मिलेंगे? बहुत से अधिकार तो मैंने पा लिए, लेकिन बहुत से अधिकार आपने मुझसे छीने हैं, क्योंकि आपने इनकम इनइक्वलिटी इतनी ज़्यादा पैदा कर दी, आपने वेल्थ इनइक्वलिटी इतनी ज़्यादा पैदा कर दी कि मुझे अपना मेरे को और मेरे परिवार का जो सामाजिक जीवन है वह व्यतीत करना मेरे लिए कठिन हो गया। और मुझे लगा कि मैं
एक ऐसे राज्य में रह रहा हूँ जो मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकारें कुछ सामान मुफ्त दे देती हैं, बांट देती हैं, और वो मैंने कहा ना, ये मुफ्त नहीं है, क्योंकि वो भी टैक्स तो दे ही रहे हैं। विभिन्न चीज़ों को जो खरीदते हैं उस टैक्स स्ट्रक्चर में उनका भी अपना हिस्सा है। इसलिए मुझे लगता है कि फ्रीबीज की बात करना या रेवड़ी कल्चर की बात करना, ये असल में पूरे हिंदुस्तान की जो श्रमिक जनता है और जो पीजेंट्री है उसके साथ में बहुत बड़ा अपमान है, और मैं इसको जनता के अपमान की दृष्टि से देखता हूँ। जी, राजीव जी, आपने जिस सुंदरता से इस बात को रखा है उससे स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना भारतीय लोकतंत्र में की गई थी जब भारत का संविधान बनाया गया था, और गांधी, नेहरू से लेकर तमाम वो लोग जो संविधान से जुड़े हुए थे, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ लोक कल्याण की जो आधारशिला, जो स्वरूप रखा गया था, उसके मद्देनजर ऐसी योजनाएं जो अशोक गहलोत सरकार इस समय लेकर आ रही है, वो चुनावी प्रोपेगेंडा से कम जनता की जरूरतों का ध्यान रखते हुए, जनता का सम्मान करते हुए जरूरी समझ रहे हैं। बतौर समाजशास्त्री, आप बतौर अर्थशास्त्री वीवी सिंह साहब, आप क्या सोचते हैं? ऐसी योजनाओं से सरकार पर जो दबाव पड़ता है वो कितना होता है, और क्या वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार इतनी सक्षम है कि उस दबाव को झेल पाएगी? मीना जी, मैं राजीव गुप्ता से इस बात पर पूरी तरह से एग्री करता हूं कि जो वर्ग कुछ चीज़ों को, या कहिए जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उनकी सहायता करना सरकार का काम है। बट फ्रीबीज में और अनुदान में एक फ़र्क है। अनुदान के अंदर मैं कीमत चार्ज करता हूं, लेकिन उन वस्तुओं की कीमतें घटाता हूं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए। मैं 11वीं योजना में प्रोफेसर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब 11वीं योजना में उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अनाउंस किया, तो उन्होंने एक कोट कहा कि 2007 के अंदर भारतवर्ष के अंदर हम 1 लाख करोड़ के वो अनुदान दे रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने उस समय कहा कि इस 1 लाख करोड़ के अगेंस्ट हम कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स, कितने यूनिवर्सिटी, कितने मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं। ये कहा सारे देश के मुख्यमंत्रियों से और मंत्रियों से कि आपको इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है कि हम कितना त्याग कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो फ्रीबीज हैं या जो अनुदान है या जो भी शब्द आप यूज करना चाहते हैं, इनको नियंत्रित करना जरूरी है। ये 11th प्लान के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, 11वीं योजना के डॉक्यूमेंट है उसके फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। यहाँ समस्या ये नहीं है कि अगर मेरे पास पैसा है मैं अपनी मर्जी से जिसको चाहे बांट सकता हूँ। अगर मेरे पास अरबों रुपए हैं, मैं जिसको चाहे बांटूं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के साथ समस्या ये होती है कि राज्य सरकारों के पास कि जब मैं बजट लेके आता हूं तो मेरे बजट के अंदर कर्ज का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। जब मैं बजट एलोकेट करता हूं तो उसके अंदर 2 व्यय दिखाता हूं, एक को जिसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बोलते हैं जिसको राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिस पर मैं रोजमर्रा की चीज़ों को पूरा करता हूँ। पूंजीगत व्यय से हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। उसके अगेंस्ट रोजगार क्रिएट होता है, उससे लोगों का स्तर इंप्रूव होता है, जिसमें गरीब आदमी को भी काम मिलता है। यहाँ समस्या ये है कि मैं कर्ज लेके किसी भी हालत में सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता, ये कहीं का भी अर्थशास्त्र नहीं कहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब मैं फ्री शिक्षा की बात करता हूँ, जब मैं बिजली के बिल में अनुदान देने की बात करता हूँ, क्या मुझे अनुदान चाहिए, आपको अनुदान चाहिए कि मेरे बच्चों से फीस क्यों नहीं ली जाए? मैं जनरली ये सवाल ये पूछता हूँ कि जब मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं सारे टैक्सेस देता हूँ, तो मेरी एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन किस लिए फ्री? मेरे बिजली के बिल में अनुदान किस लिए? एक तरफ हम कहते हैं कि एनवायरमेंट इम्प्रूव करना है, पावर कंजम्पशन घटाना है, दूसरी तरफ हम पावर कंजम्पशन अगर सब्सिडाइज करना शुरू करते हैं तो मेरा पावर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ाना चाहूँगा। तो सवाल केवल इतना सा है कि मैं किसी अनुदान के या किसी गरीब आदमी के सहायता के खिलाफ नहीं हूँ, उसमें राजीव गुप्ता जी से पूरा एग्री करता हूँ, लेकिन अर्थशास्त्र कहीं भी ये सपोर्ट नहीं करता है कि मैं कर्ज लेके जनता को घी पिलाऊं। वो संभव नहीं है किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर, और न कहीं होता है।
तो आपकी बात से मुझे जो बात समझ में आ रही है कि समाज और अर्थव्यवस्था विरोधाभासी नहीं है, बशर्ते कि सरकार जो है वो एक उचित प्रबंधन के तहत चले। Yes. लेकिन सरकार जब खुद कर्ज में डूबी हुई है, अगर सरकार लोक कल्याणकारी है और सरकार अपनी जनता को राहत दे सकती है, उसे जरूर देना चाहिए, बशर्ते कि उसका आर्थिक मैनेजमेंट भी वैसा ही है। आज की स्थिति में अशोक गहलोत सरकार का आर्थिक मैनेजमेंट वैसा नहीं है, वो कर्ज में डूबी हुई है। तो कर्ज में डूबी हुई एक सरकार को आपके हिसाब से इस तरह से एक के बाद एक मुफ्त योजनाओं का ऐलान नहीं करना चाहिए। यही बात लगातार बीजेपी की तरफ से भी उठाई जा रही है। अभिनेश महर्षि जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के विधायक हैं, चूरू और बीकानेर संभाग कवर करते हैं। अभिनेश जी, हमारे साथ जो वरिष्ठ मेहमान बैठे हुए हैं वो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। समाज की जरूरत है कि जनता को राहत मिले, लोक कल्याण की जरूरत है कि जनता को उन तमाम परेशानियों से निजात मिले जो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को पूरा करने में अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको, बीजेपी को परेशानी क्या है? नमस्कार। बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है। अभी अभी मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें कही हैं। मीना जी, मैं एक सवाल आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री इतने चिंतित हैं जनता के प्रति, तो 4.5 वर्ष वो कहां चले गए थे? अब ये चुनावी वर्ष देख करके, और चुनाव में भी सिर्फ 4 महीने बचे हैं, इस 4 महीने में जिस तरह से ताबड़तोड़ कर्जा लेकर के, जिस तरह से लोगों को बिना सोचे समझे, जिस तरह से ये चुनाव को किस तरह से हम अपने फेवर में कर सकें, सिर्फ इस बात का प्रबंधन करने के लिए जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, जिस तरह से वो बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा ही एक नजारा 2013 से पहले भी इन्होंने किया था। और उस वक्त इन्होंने चाहे वो फ्री में बल्ब देने की बात की हो, चाहे मुफ्त में दवाइयां देने की बात की हो, सारे काम, साड़ियां बांटने का काम, पैसे बांटने का काम, ये सब किया था। लेकिन उसके उलट जब रिजल्ट आया तो ये 21 में सिमट करके रह गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक सरोकार के लिए यदि जनता को जरूरत है, जिस वर्ग को जरूरत है, उस वर्ग को यदि प्रबंधन करती है सरकार तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी कहा कि जहां जरूरत भी नहीं है, जहां प्रबंधन को ठीक तरीके से बजट क्यों पेश किया जाता है, बजट पेश करते समय हम पूरा प्रबंधन करते हैं कि हमारे पास क्या आमदनी है, किस तरह से हमें इसको खर्च करना है, बजटीय प्रावधान किए बिना। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो जितनी भी घोषणाएं की हैं, वो चाहे इनके घोषणा पत्र के अंदर देख लीजिए, हमने राजस्थान की विधानसभा में कई बार ये मुद्दे उठाए हैं। किसानों की बात करें, अविनेश जी, आपकी चिंता ये है कि वो चुनावों से पहले ये घोषणा कर रहे हैं, या आपकी चिंता ये है कि सरकार के पास बजट नहीं है? देखिए, दोनों बातें हैं। सरकार के पास में बजट भी नहीं है, सरकार उधार ले रही है, कर्जा जनता के ऊपर ही ये बोझ बढ़ा रही है, और उसके बाद ये चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने जब चुनाव के बचे हैं तब ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं। कहां चले गए थे 4.5 साल मुख्यमंत्री जी? यही मुख्यमंत्री जी, हमने बार बार बजट की बहस के अंदर भी हमने कहा, इनके घोषणा पत्र को भी लेकर के हमने कहा कि आपने जो घोषणाएं की हैं वो 40% घोषणाएं भी अभी धरातल पर नहीं उतरी हैं। ये हमेशा कहते रहे कि हमने 70% कर दिया है। ये बिजली की दरें 5 वर्ष में नहीं बढ़ाने की बात कह रहे थे, लेकिन बिजली की दरें लगातार किसी न किसी तरीके से इन्होंने छद्मवेश के अंदर इन्होंने बढ़ाने का काम किया। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ में यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं विधायक हूं, हमें विधायक का जो कोष मिलता है जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए, हम उस पैसे को खर्च करने का अधिकार जनता जनार्दन देती है। मैं मेरे विधायक कोष से पिछले बिजली के कामों के लिए जो काम मैंने दे दिए थे, उन कामों को 1 मिनट के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए मैं बार बार लगातार ये बात कहता आ रहा हूं कि मेरे द्वारा दिए गए बिजली के कार्य, चाहे ढाणियों में कनेक्शन की बात हो या अन्य बिजली विभाग के कार्य हो, उनको पूरा करने के लिए हमें उत्तर मिलता है कि हमारे पास में केबल नहीं है, हमारे पास में खंभे नहीं है। तो एक तरफ तो राजस्थान की सरकार के पास में बिजली के ढाणियों में कनेक्शन देने के लिए केबल नहीं है, इनके पास में खंभे नहीं है, इनके पास में सामान नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम तो बिजली मुफ्त में दे देंगे। बिजली गांवों के अंदर जाकर के देखिए, लोगों को बिजली मिल नहीं रही है। जब बिजली मिल नहीं रही है तो कौन सी 100 यूनिट बिजली की फ्री कर देंगे? पहले राजस्थान की सरकार को कहना चाहती हूँ,
अविनेश जी, जनता को बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये तो जनता तय करेगी। अगर चुनावों के लिए ये सब घोषणाएं की जा रही हैं और जनता को राहत मिल नहीं रही है, तब भी जनता वोट में बता देगी कि उन्हें राहत मिली या नहीं। तो मुद्दा बिल्कुल ये वोट नहीं में बताएगी, जी, तो मुद्दा बिल्कुल लेकिन वोट ये में है बताएगी। अगर और जैसा पहले इनकी स्थिति हुई थी वैसी की वैसी स्थिति अब होने वाली है। इनके मंत्री ये बात मान रहे हैं। अविनेश जी, वो तो समय बताएगा कि किसकी क्या स्थिति होने वाली है, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेरे जी साथ श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपने सभी को सुना, हमारे तीनों मेहमानों को, लेकिन बतौर पत्रकार आपकी जो निष्पक्ष पैनी नजर है, वो क्या सोचती है? इन योजनाओं से जनता को राहत महसूस हो रही है? इन जनता इस पूरे योजनाओं के सिलसिले से क्या जनता की नस को पकड़ने में अशोक गहलोत कामयाब होंगे? देखिए मीना जी, ये है कि वोटों की राजनीति है। वोट चाहिए, आप हमसे कुछ भी ले लो, क्योंकि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर क्या जरूरत है इस सब चीजों की। तो मैं सही बात है, मैं सिंह साहब की, प्रोफेसर सिंह साहब का समर्थन करता हूं कि आप ही के प्रधानमंत्री थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जब आपने तय किया कि 1 लाख करोड़ रुपए हम अनुदान देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हम उसका विकास कार्यों में काम ले सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा, राजनीतिक तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, हम उसको अपनी घोषणाओं के माध्यम से, महंगाई राहत शिविर के माध्यम से उस तबके को सुविधा देना चाहते हैं जो कि वंचित है। लेकिन अब क्या है कि देखिएगा, जब चुनाव आ रहा है तो उनको लगा कि 10 योजनाएं गिना दी उन्होंने, 10 छूट दे रहे हैं। 16 मई से उद्घाटन कर दिया है एक बड़ा। और देखिए, आप जिस प्रकार से आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं उसके अनुरूप आप दे नहीं रहे हैं। आप देखिएगा कि मैं 16 तारीख को जयपुर से स्टार्ट किया इन्होंने, और स्टार्ट करने के बाद आपने जिस तरह से विशाल टेंट लगाना, वो करना, और 450 करोड़ रुपए का खर्चा तो आप इसलिए कर रहे हो कि केवल राहत देने की बजाय आप प्रोपोगंडा करोगे, प्रचार प्रसार का माध्यम आप काम में ले रहे हो। आप इसको राजनीतिक खेल का, अपना खेल पक्ष में बनाने के लिए हर जगह राजनीतिक भाषण दे रहे हो, सरकारी साधनों का सदुपयोग करके। मैं तो दुरुपयोग नहीं कहता, सदुपयोग कहता हूं। और मुख्यमंत्री जी अपने पक्ष में वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वोट मिलता है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अगर आपका कार्यकर्ता है तो सब कुछ मिलेगा। आपने संगठन बनाया नहीं। आप देखिए, अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब 5 महीने बाद चुनाव होगा। अभी तक देखिएगा कि 26 जिलाध्यक्ष नहीं है, केवल 13 जिलाध्यक्ष है। प्रदेश कार्यकारिणी कुछ बनाई थी, अभी रोक लगा दी। क्यों लगा दी, ये तो आरसी चौधरी साहब बताएंगे। और निश्चित रूप से जो समन्वय होना चाहिए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच, उसकी चिंता नहीं है। राजीव गांधी मित्र लगा करके पैसा उनको दे रहे हैं और प्रचार प्रसार मेरा करो पार्टी का। इसलिए उनको सरकारी योजना का प्रचार प्रसार नहीं करना है, खुद का प्रचार। अब बीच में क्या आया कि मेरे को एक फीडबैक मिला है कि हम जो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे उसमें हमने जो फ्यूल चार्ज लगा दिया और बाकी के टैक्सेस वैक्सेस लगाकर जिस तरह की स्थिति बन गई, तो हम 100 यूनिट बिजली देंगे तो, लेकिन उसका बाकी की चीज लेंगे। तो उनको लगा कि भाई, उसको जब प्रधानमंत्री जी आए थे अजमेर में, तो उनको लगा, अंतरात्मा उसी दिन जागी कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, मैं उसको किस प्रकार से कम करूं, और अखबार में उतनी बड़ी खबर छपे जितनी उनकी छपी है। इसलिए उन्होंने 100 यूनिट बिजली सभी को फ्री कर दी। अब 100 यूनिट बिजली फ्री तो कर दी, अब आप देखिए, आप सही बात है, बिजली है नहीं आपके पास, खरीदोगे बिजली महंगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, अगर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कद के बराबर हैसियत रखता है तो ये तो एक मुख्यमंत्री की सफलता कही जानी चाहिए। चाहे वो तमाम किसी भी तरह का प्रयास करे, प्रचार तंत्र उनका है, सरकार उनकी है, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये है, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुख्यमंत्री इस पूरे जो प्रचार प्रसार के तंत्र का इस्तेमाल करके खुद का प्रचार कर रहे हैं, और ये जो योजनाओं को जरिया बनाया जा रहा है, और संगठन जो है वो कमजोर है। आरसी चौधरी साहब, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि जो कुछ है वो तो दिख रहा है, संगठन की तस्वीर सबके सामने है। आपने 25 दिन पहले जिस लिस्ट को जारी किया, उसी लिस्ट को आप वापस ले रहे हैं। आपके जिलों की स्थिति श्याम जी ने बहुत बेहतर ढंग से बताई है। आपके युवा कांग्रेस के अध्यक्षों की स्थिति पूरे देश के, प्रदेश के सामने है। तो क्या वाकई में संगठन की कमजोरियों को छुपाने के लिए पार्टी के भीतर विरोधाभास जो है, और सरकार के बीच में भी, सरकार के कुछ मंत्री पक्ष में, कुछ मंत्री विपक्ष में, मुख्यमंत्री के जो खेमेबाजी हो रही है, उसको दूर करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए
ये सारी योजनाएं आ रही है। मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका और श्याम जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर और तमाम बातों को लेकर जिस प्रकार से चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये चिंता जाहिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर एक तरफ एक आवाज के अंदर सब आवाजों को मिलाया जाता है और देश के अंदर दूसरा लोकतांत्रिक संगठन है जहाँ पे हर आवाज, एक भी एएसएमसी की आवाज मुख्यता से इस संगठन के अंदर विद्यमान होती है। ये पहला कांग्रेस पार्टी ऐसा संगठन है जिसके अंदर बूथ के जो कार्यकर्ता है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट चुनते हैं और उन डेलीगेट के माध्यम से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। ये किसी भी देश के अंदर कोई भी लोकतांत्रिक इस प्रकार का संगठन नहीं है। तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वयंभू कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन है, मिसपोल से बनते हैं, उनके विचार के साथ में, उनके संविधान में आस्था के साथ में कोई जरूरी नहीं मिसपोल दीजिए और मीना जी आप दूसरे सदस्य बन सकते हैं, आप जरूरी नहीं उसके संविधान की पालना करें, उस पार्टी का जो एजेंडा है उसमें विश्वास करें, एक मिसपोल से सदस्यता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसने इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर प्रचार प्रसार नहीं करूंगा मैं, दुष्प्रचार के लिए एक राजनीतिक दल और उसके नेताओं पे इतना पैसा खर्च किया ताकि उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन हमने राजस्थान की जनता की आवाज के साथ में जो वादे 2018 में करके आए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली, जो घोषणा पत्र हमने जनता की अदालत में बनाया, उस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना के हमने प्रतिबद्धता जाहिर की और प्रति वर्ष उस घोषणा पत्र के कितने दावों को जो घोषणाएं थी उनको हमने धरातल पे उतारा, उनका लेखा जोखा विपक्ष के सामने रखा। लोकतंत्र के अंदर मैं कह रहा हूं कि जनता की अदालत में कहे हुए अगर जुमले हो जाए तो लोकतंत्र नहीं हो सकता, वो सत्ता की खुद की हत्याने के लिए प्रोपेगेंडा हो सकता है जो दूसरे दल अक्सर अख्तियार करते हैं और दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस वक्तव्य को हमने कहते हुए सुना है। आरसी चौधरी जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। चिंता मेरी और श्याम जी की नहीं है, हमारा काम तो जो तथ्य है उनको आपके सामने और जनता के सामने पेश करना है, जो तथ्य है उन पर आपसे जानकारी लेकर जनता तक पहुंचाना है। चिंता कांग्रेस पार्टी के वर्कर की है और वो चिंता कितनी सही है, क्या वो है भी या नहीं है? कांग्रेस पार्टी का वर्कर परेशान है या फिर एकदम निश्चित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कुछ कर रहे हैं वो एकदम सही है? इन योजनाओं से जनता को संगठन की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप मुख्यमंत्री के नाम पर और इन योजनाओं के नाम पर वोट दे देगी, तो वर्कर को किसी तरह की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात आपके इस बात का ये अभिप्राय समझे? मीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने बूथ के ऊपर 52,056 बूथ है राजस्थान के अंदर, उन बूथ पे 11 लोगों की कार्यकारिणी बनाई है। 22 तो हमने संगठन का विस्तार करके मंडल बनाए हैं जिसके अंदर 21 लोगों की हमने कार्यकारिणी बनाई है। 4 तो हमारे ब्लॉक हैं, उनका हमने गठन किया है। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो विकास से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो किसी पद पे किसी जिम्मेदारी के साथ में रहता है, कभी उसका प्रमोशन होता है, कभी उसे दूसरे दायित्व दिए जाते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता सदैव इन योजनाओं को जो सरकार के द्वारा दी जाती है अपने राज्य की जनता के लिए, कल्याण के लिए, वो कैसे जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपकी बात से मैं ये समझूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है संगठन की क्या स्थिति है। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो संगठन, जब कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस का ही संगठन है, तो संगठन में कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि योजनाएं किस तरह से सामने जनता के लाई जा रही है, उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है। आप मानते हैं कि इन योजनाओं का लाभ जनता तक जो पहुंचेगा उससे आपको वोट मिलेगा, तो पार्टी के वर्कर की कोई बहुत बड़ी अहमियत यहाँ पर नहीं है, जरूरत भी नहीं है पार्टी को। मीना जी, मैंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी पद पे रहे या ना रहे, निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता को जो दायित्व वो दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन मैंने कहा संगठन विस्तार का कार्य करता है और उस संगठन विस्तार के अंदर 6 लाख कार्यकर्ताओं का पदों पे समायोजन होना है और वो एक दिन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, एक लंबी प्रक्रिया होती है और चुनाव के माध्यम से जो प्रक्रिया निकल के आई थी उस आधार पर ये प्रक्रिया चल रही है। इससे मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के दम पे ही ये तमाम जो योजनाएं हैं, जो महंगाई राहत कैंप है, वहां पे लोगों को ला के उनके बैठने की, पानी की तमाम व्यवस्थाएं करना, किस प्रकार से वो लाभ जिन योजनाओं का मिल सकता है, किस प्रकार से उनको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीज चाहिए, उसका निर्वहन करने में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने महती भूमिका निभाई है और इसी महती भूमिका की वजह से आज प्रदेश के अंदर कल तक 1,60,70,723 परिवारों को इन योजनाओं का लाभ दिलाया है। मुख्यमंत्री जो गारंटी कार्ड है वो 7,04,95,371
बुधवार तक वितरित किए जा चुके हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में है। सरकार की जी। योजनाओं से जनता को कैसे लाभान्वित करें, इसका काम जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण रूप से किया है। इसलिए जी। आज राजस्थान के हर घर में इन योजनाओं के माध्यम से लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। आज हर ठीक है, घर के अंदर इन ठीक योजनाओं का लाभार्थी है। ठीक है चौधरी साहब, मैं राजीव गुप्ता जी के पास जाना चाहती हूँ। आपने जितनी विस्तार से आंकड़ों की जो व्याख्या यहाँ पर की है, गुप्ता साहब, इस देश ने और देश के कई राज्यों ने इससे पहले देखा है, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी फ्री स्कीम्स आई, लेकिन सत्ता वापस नहीं आई। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, दक्षिण भारत के कई राज्य इसके गवाह हैं। क्या ये फ्री स्कीम्स की जितनी भी लोक कल्याणकारी राज्य के नाम पर जितनी भी घोषणाएं आखिरी 4-6 महीनों में होती हैं, वो वोट में तब्दील हो पाती हैं? ये डिपेंड करता है कि जो राज सत्ता है या जो सरकार है वह किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर रही है। देखिए, मैं इस समय कोई राजनीतिक बहस में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सवाल फिर ये उठेगा कि क्या राजस्थान की जनता को कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति चाहिए, या फिर जो सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र पनप रहे हैं और जिस तरह से आम जन के सामने चीजें आ रही हैं उसको लेकर के कोई एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो सकती है। मैं मेरा यहाँ पर दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए, फ्री बीज तो सबको मिल रही है। विजय भाई यहाँ मौजूद हैं, श्याम सुंदर जी मौजूद हैं। ये इनविजिबल फ्री बीज भी तो है ना। कॉरपोरेट टैक्स को कम कर देना, बेलिंग आउट पैकेजेस दे देना, कॉरपोरेशंस के बड़े लोन को राइट ऑफ कर देना, बेस कॉरपोरेट टैक्स को कम कर देना, कंसेशन दे देना मोनोपोलीज को। कितने हजार करोड़ दे दिए, कितने लाख करोड़ दे दिए। कभी इनसे ये भी सवाल कीजिएगा, जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, अवनेश यहाँ बैठे हुए हैं, 53 लाख करोड़ से जो 2013 में कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, वो 153 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच गया, और हम किस पर खर्च कर रहे हैं। गुरुजी, राजस्थान का भी बता दो, राजस्थान का कर्जा भी बता दो गुरुजी, पहले कितना था और अब कितना बढ़ गया। अविनेश जी, प्लीज राजीव जी को अपनी बात करने दीजिए। कर्जे की राजनीति आप ही लोगों ने शुरू की है। और स्पष्ट करिए कि ये कर्जे की राजनीति जो अब राजस्थान की जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं गुरुजी, ये भी ठीक है क्या? ये जस्टिफाई करते हैं क्या आप? अविनेश जी, राजीव जी को बात पूरी करने दीजिए। आप उनको गुरुजी बोल रहे हैं, आप जानते हैं कितने वरिष्ठ हैं, कितने सम्माननीय हैं, इसलिए समाज का पक्ष। अविनेश मेरे विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए अविनेश को बोलने का पूरा जी जी जी। लेकिन सवाल इस चीज का है ना कि आप जब भी, अभी विजय भी बात कर रहे थे, अभी श्याम सुंदर जी भी बात कर रहे थे, मैं हरीश चौधरी जी की एक बात से सहमत हूँ। पैसा आप कहाँ से लाते हैं सामाजिक दृष्टि से, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान की या राजस्थान की जो गरीब जनता है, उस गरीब जनता को आप क्या उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए मोबाइल फोन उपलब्ध करा दिया, अगर आपने उसको 100 यूनिट बिजली उपलब्ध करा दी, या उसको आपने हेल्थ कार्ड पकड़ा दिया और उसके आधार पर चाहे 10%, 20%, 30% भी अगर उसकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो हम कम से कम लोक कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा को पूरा कर रहे हैं। हम संविधान के उन अधिकारों की बात कर रहे हैं जिन संविधान के अधिकारों को हमें मुहैया कराने का और उनकी रक्षा करने का वायदा केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने किया था। ये जो अवेलेबल फाइनेंशियल स्पेसेस हैं, उनकी बात करना छोड़ दीजिए। और अभी विजय जो बात कर रहे थे, मैं विजय, आरबीआई ने अपने जून 2022 के बुलेटिन में फ्री बीज को डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि इट इज ए पब्लिक वेलफेयर मेजर दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। तो नाउ पब्लिक वेलफेयर मेजर, अब हाउ डू यू ड्रॉ इट, किस तरह से आप इसको पूरा करते हैं, आप फाइनेंशियल स्पेस तलाश कैसे करते हैं, आप टैक्स स्ट्रक्चर जो दे सकते हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए, टैक्सेस लगने चाहिए, उनसे आप टैक्स लेकर के वो रैशनलाइजेशन करके
अगर आप चीजों को पूरा करते हैं ना, तो आप जी जनता के हितों की पूर्ति कर रहे हैं। कोई भी सरकार जनता के हितों की पूर्ति करे। और जहां तक जी कार्यकर्ताओं की फौज का सवाल प्रोफेसर है, मैं हम्म, मैं मीरा एक बस बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। कर्नाटक के अंदर जो पुरानी राज सत्ता थी, पुरानी सरकार थी, उनके पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन उसके बावजूद वो पराजित हो गई। तो अब जनता धीरे धीरे समझ तो रही है कि हमारे पास में किस प्रकार के विकल्प हैं और उन विकल्पों के आधार पर हमें क्या करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपने जो आखिर में जो उदाहरण दिया है अविनेश जी, निश्चित रूप से उसको समझ रहे होंगे, देश की जनता भी समझेगी, समझ रही होगी। लेकिन सवाल तो ये है कि चाहे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जाए सोशल मीडिया के जरिए, चाहे योजनाओं का जो लुभावनी योजनाएं बनाई जाती हैं उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए सरकारों के द्वारा, वीवी सिंह साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ और देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि जब कर्ज लेकर जनता को इस तरह की योजनाएं दी जाती है, बनाई जाती है, घोषणा की जाती है, तब सरकार के पास एक ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी टीम होती है। उसमें अच्छे अच्छे आईआईटीएंस भी होते हैं, उसमें अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बड़े अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़कर आते हैं। तो क्या ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता जिससे लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा भी पूरी हो और सरकार घाटे में भी नहीं जाए, सरकार पे कर्ज भी नहीं हो? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या मुझे ये भी बता सकते हैं कि ऐसी लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाली किसी राज्य सरकार ने कर्ज को कम करते हुए ऐसी कोई आर्थिक अवधारणा को तैयार करके कोई ऐसा मॉडल सामने रखा जिसमें दोनों काम पैरेलल संभव हो सके, जनता को राहत भी मिली, सरकार पे कर्ज भी नहीं आया, आने वाली सरकार चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो कर्ज के बोझ में उस तरह से नहीं दबी रहे? मीरा जी, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूँ, मैं जो बात कहूँगा साफ सुथरी कहता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं हो इस चीज़ का। जी कुछ जी चीज़ें पहले जो राजीव सर ने कहा कि आरबीआई ऐसे डिफाइन करता है, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, वेल्थ टैक्स घटा दिया। हमें ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि जब से हमने इकोनॉमिक सिस्टम को ग्लोबलाइज किया है, अब हम इंटरनेशनल फर्म से इंटरनेशनल कंपटीशन है, और जहां पर इंडिया के अंदर आज भी कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में हाईएस्ट है, और ये हम WTO के लिए कमिटेड हैं कि हमें टैक्स रिड्यूस करना होगा अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनना है। अदरवाइज आपका ट्रेड घटते घटते 6% से 1% पर आ जाएगा। अगर ट्रेड घटेगा इंटरनेशनल ट्रेड, फिर हम विजुलाइज करें, गरीब आदमी का ही नुकसान है कि ट्रेड घटने से, एक्सपोर्ट घटने से आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना तय है, नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रीबीज डिफाइन किया, मैं फ्रीबीज के अगेंस्ट कह ही नहीं रहा हूँ। आप उसको रेवड़ी नाम दीजिए, सहायता नाम दीजिए, बट फ्रीबीज मुझे नहीं चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये देखना है कि आखिरकार एक गरीब आदमी को मैं 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल कब तक गरीब रखूंगा? आपके मेरे दिमाग में बार बार आता है अरसा के नाते, जब भी मैं गांव में किसी फील्ड विजिट पर जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, वो कहता है मेरे ग्रैंडफादर से लेकर मैं आज तक गरीब हूँ। कभी हमने वो मॉडल डेवलप करने की कोशिश नहीं की कि जिसकी 5 पीढ़ियां गरीबी से निकल गई। कभी सरकारों ने, कभी नेताओं ने, कभी अर्थशास्त्रियों ने, कभी ब्यूरोक्रेट्स ने कोशिश नहीं की कि आखिरकार जड़ कहाँ पर है। मैं फिर कहता हूँ, कोई गरीब आदमी ये नहीं चाहता, कोई भी जिसके पास सेल्फ रेस्पेक्ट है वो ये नहीं चाहता कि मुझे सामान फ्री में दिया जाए। वो कहता है कि मुझे इनकम जनरेशन सोर्स दीजिए, मुझे उतना कैपेबल बनाइए कि मैं अपनी इनकम खुद जनरेट कर सकूं, और इसमें सरकारें इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बहुत साफ कहता हूँ, न ब्यूरोक्रेसी इंटरेस्टेड है, न सरकारें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि स्कीम उन्हीं के बेसिस पर चलती हैं। जो अनअवेयर्ड क्लास है वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस को सूट करती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिक्स का पार्ट हो। दूसरा सवाल मेरे पास, विजय सर, स्टेट और क्रोनी कैपिटलिज्म के नेक्सस के चलते ये हो सकता है क्या? हाँ, सवाल ये, और सवाल ये भी है, सवाल ये भी है विजय जी, सवाल ये भी है विजय जी कि इस बात पे आपकी जो आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं लेना चाहता, हमारे समाज में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो सक्षम लोग हैं पूरी तरह से, जिनको किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान लेते हैं पेरेंट्स के नाम पर और तमाम उन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं जो फ्री में उनको मिल रही है। श्याम जी बेहतर ढंग से इस बात को बता पाएंगे। ये हमने क्योंकि फ्री में देने की आदत डाल रखी है। जो फ्रीबीज का कंसेप्ट जो आरबीआई जिसकी बात कर रहे हैं, वो फ्रीबीज में आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है। जो मैंने अभी 2 उदाहरण दिए कि मेरे बिजली के बिल में अनुदान क्यों, मेरी शिक्षा, मेरे बच्चों की शिक्षा फ्री क्यों,
दूसरी तरफ मैं कॉलेज खोलता हूँ, यूनिवर्सिटी खोलता हूँ, मेडिकल कॉलेज खोलता हूँ, न टीचर है, न बिल्डिंग है, न कुछ है। वो जिन जिन गरीब बच्चों के लिए मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप सरकारों की राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखिए कि बिल्डिंग नहीं है 10 साल से 20 साल से, टीचर नहीं है। कॉलेज हम हर बजट में 50 खोल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी टीचर नजर नहीं आता। तीसरी बात, फिर मैं बात करता हूँ जो मुझे शायद पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पर कहनी नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, कि जिन फ्रीबीज के लिए जो पैसा मैं विज्ञापनों पर खर्च करता हूँ, यानी कर्नाटका का विज्ञापन राजस्थान के अंदर 3 पेज का, आंध्र प्रदेश का विज्ञापन यहाँ पर, आपका विज्ञापन यहाँ पर, उस विज्ञापन की कॉस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हैं उन विज्ञापनों पर, प्रतिदिन विज्ञापनों पर सरकारें कितना पैसा खर्च कर रही हैं। वो मैं गरीब आदमी क्यों नहीं देना चाहता? यही तो मैं समझना चाह रही थी आपसे, यही तो मैं जनता को कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से संदेश भी देना चाह रही थी कि ये बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किसके लिए होते हैं, इन बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट से किसको फायदा होता है? बहरहाल मैं श्याम जी के पास बहुत बड़ा है जी, इस विज्ञापन का बजट अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये चौंकाने वाला होगा। इस विज्ञापन का बजट भी बहुत बड़ा है, जो वास्तव में, मैं फिर बात कहता हूँ कि आखिरकार मिडिल क्लास भी कोई चीज है या नहीं है। जो डेटा मुझे बताता है अर्थशास्त्र के अंदर कि मिडिल क्लास का जो है वो यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना उसमें की रोल है, बट कोई भी सरकार मिडिल क्लास की बात नहीं करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो मिडिल क्लास की बात करती नहीं है, क्योंकि वो अवेयर क्लास है, वो इन चीजों से चक्कर में नहीं आती है। तो उस एस्पेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है कि मैं किसी मिडिल क्लास को कब तक सप्रेस करके रख सकता हूँ, कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का जब तक आप प्रॉपर सदुपयोग नहीं करते हैं, उसको कोई भी जनता इस चीज को, या कम से कम मिडिल क्लास इस चीज को एग्री नहीं करता कि मैं टैक्सेस दूं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, महंगाई राहत की बात आती है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो वाई गवर्नमेंट्स आर नॉट रिड्यूसिंग टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस नहीं घटाइए, इनडायरेक्ट टैक्स तो घटाइए आप। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पीक पर ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं साहब इन्फ्लेशन मुझे कंट्रोल करना है, तो प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जब मैं जाता हूँ, मेरे पास जीएसटी लग रहा है कि वेट लग रहा है कि एक्स लग रहा है कि वाई लग रहा है, वो प्राइस का ही तो पार्ट है, उससे ही तो प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करूंगा तो सभी जनता को राहत मिलेगी, किसी के पॉकेट में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो ये वो चीजें जो चाहिए। ये बात जो बतौर अर्थशास्त्री आप समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन जो है वो आपको ज्यादा स्पष्ट दिख पा रही है, आंकड़े सारे आपके सामने, लेकिन जनता के सामने तो सिर्फ ये है कि हमारी झोली में क्या आ रहा है, जनता को सिर्फ वो दिखता है। सरकार को दोनों पक्ष दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये आंकड़े नहीं दिख रहे हैं कि कितना घाटा जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना कर्ज बढ़ते जा रहा है। श्याम सुंदर जी, जो आंकड़ों का खेल है, इस आंकड़ों के खेल में जनता को उलझाने का जो प्रयास है या जनता को साथ लेने की जो कोशिश है, दोनों है, दोनों के परसेप्शन अलग अलग तरह से, अलग अलग लोगों के नजरिए से अलग अलग दृष्टिकोण है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इस पूरे गेम में फिट हो पाएगी, जनता इस पूरे गेम में उलझ जाएगी? क्या वापस राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी सरकार को लाने में कामयाब होंगे अगर वो जनता को राहत देते हैं राजीव जी के लिहाज से, अगर वो सरकार पे कर्ज बढ़ाते हैं प्रोफेसर विजय के हिसाब से? देखिए मीना जी, जब मुख्यमंत्री जी खुद यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में जाते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से सत्ता नहीं आती, वो खुद कह रहे हैं। और देखिए एक राज शिविर में उन्होंने कहा कि 1000 रुपए जो मैंने किए हैं पेंशन के, कम पड़ते हैं, ये 1500 रुपए करने चाहिए। तो फिर आप अगर आपकी योजनाओं को आप ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इतने कम पड़ते हैं। देखिए आज मैं देख रहा था, देखिए नरपत सिंह राजवी है, बीजेपी के विधायक है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था विधानसभा में पेंशन के मामले को लेकर के, उससे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है कि देखिए क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें करीब देख रहा था उसमें करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी तौर पर पेंशन का पैसा उठा रहे हैं। उसमें दिखेगा कि बहुत सारे तो एज के हुए ही नहीं, आपकी एज डिफाइन कर रखी है 55 से 60 वाला लेगा पेंशन, वहां 19 से 40 साल के ले रहे हैं और अब पिछले 3 साल से ले रहे हैं आराम से, कोई देखने वाला नहीं है। देखिएगा अभी कहा है, और उसके बाद आप देखिएगा कि जिनकी इनकम 40,000 होनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, यहाँ तो क्या है जो 2 करोड़ कमा रहा है, 3 करोड़ कमा रहा है वो भी ले रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए, उनकी पत्नियां ले रही है पेंशन, अभी उजागर हुआ है, वो कह रहे कि 300 करोड़ रुपया बढ़ गया।
सरकार को पता नहीं, सरकार सो रही है। अभी सुमित शर्मा ने कहा कि हम वसूली कैसे करोगे, वसूली मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये फ्री का बांटने का कोई सिस्टम तो डेवलप करो, किस तरह से करोगे। अब देखिए एक गोयल, इनके गौरव गोयल हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में काम करते हैं, सीकर के रहने वाले आईएएस हैं। उन्होंने कहा साहब पैसा तो है नहीं अपने पास, अपन एक साथ देंगे कैसे, अपन ने तो बजट की घोषणाएं तो 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए, लेकिन अपन 1 अप्रैल से देंगे नहीं। इसलिए ऐसा करो, अपन तो एक रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करो और अपन बताएंगे, अपन रजिस्ट्रेशन अभी कह रहे थे आरती चौधरी 7 करोड़ से अधिक मैंने योजनाओं के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। लाभ कितने को दिया? अब देखिएगा गैस सिलेंडर है, अब गैस सिलेंडर में यदि आपके पास आइडेंटिफाई है, मालूम है कि उज्ज्वला योजना के कितने हैं, बीपीएल के कितने हैं, लेकिन आपने दिया कितने को? 40 लाख को ही दिया, नहीं दिया 60 करोड़ पहली योजना का दे। अब आप बताइए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो लाभ दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। उसके अलावा आप देखिएगा कि अभी लंपी वाले थे, कहा 40,000। श्याम सुंदर जी, रजिस्ट्रेशन तो उसलिए भी जरूरी नहीं कि इस तरह के घोटाले सामने नहीं आए, जिस तरह के घोटालों की आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन से सारा डाटा तैयार होता है। अब ये तो रजिस्ट्रेशन तो आपके पास सब कुछ है, अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आप फर्जी पेंशन 3 करोड़ दे दिए ना, आपने डबल दे दिए। तो देखिए जिस प्रकार से चेक आउट डाउन आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है, 1 अप्रैल से ये बजट की घोषणाओं का लाभ मिलना चाहिए। अभी आप कह रहे हो जुलाई से देंगे, कुछ किस्तें दोगे, जब ही दोगे जब चुनाव आ जाए। अब अगली वाली बजट जो आपने स्मार्टफोन देने की बात कही थी कि हम देंगे 1.5 करोड़ महिलाओं को, अभी कह रहे हैं पहली वैली में देंगे कितनी महिलाओं को, 40 लाख महिलाओं को देंगे। और वो भी कहा कि अब मोबाइल नहीं देंगे, खरीद लो पहले, उसके बाद हम पैसा दे देंगे। तो पैसा देने वाली बात आ रही है। अभी जो फ्री सिलेंडर वाली 500 रुपए में नहीं, पैसा ले लो, सिलेंडर का कीमत तो पूरी दे के आना, पहले हम उसकी सब्सिडी दे देंगे जैसे कुछ रुपए दे रहे हैं। तो जिस तरह का, और अब बिजली वाला अभी तक शुरू नहीं हुआ, अब वो जून से शुरू करेंगे, 1 जुलाई से। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि सब कुछ ले लो, सत्ता वापस लाके दे दो हमको। चाहे हमारे अभी देखिए आरसी चौधरी साहब कह रहे थे, या कर्नाटक में जो कुछ हुआ, सही बात है, आपके प्रोफेसर गुप्ता जी या विजय सिंह साहब कह रहे थे, जो परिस्थितियां बन गई है उस परिस्थिति में जो लेने वाला है वो गारंटी है कि आपको वोट देगा, गारंटी वोट की नहीं है। आप देखिए 2 महीने तक सरकारी साधनों के ऊपर राजनीतिक भाषण दे रहे हो। अब आप जा रहे हो राहत शिविर देने के लिए और वहां क्या कहते हो, कभी केंद्र सरकार के करते हो, कभी किसको करते हो। केंद्र सरकार भी बांटने का काम करती है, उसमें दो राय नहीं है। अगर ये, लेकिन आप अपने वोटों के लिए बांटने का काम करते हो, ये गलत है। निश्चित तौर पर आप टैक्सेज, अब सबसे महंगा कहाँ पेट्रोल मिलता है? राजस्थान में मिलता है। श्याम जी, लेकिन अगर जनता को सरकार देती है तो वो वोट के लिए माना जाता है, नहीं देती है तो सरकार फिर जो है वो लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। चाहे ये बात केंद्र की सरकार की हो चाहे राज्य की बात हो। अविनेश महर्षि जी, जो सवाल यहाँ श्याम जी ने उठाए हैं राज्य सरकार को लेकर, सवाल केंद्र सरकार को, उज्ज्वला पूरी तरह से क्या थी, वोटों को लुभाने की एक कोशिश ही नहीं थी, और इस तरह की और भी बहुत सारी केंद्र के स्तर पर भी योजनाएं हैं। तो अशोक गहलोत सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं फ्री योजनाओं के जरिए, केंद्र सरकार भी वही कर रही है। और अगर वैसा है, और सिर्फ यहाँ अशोक गहलोत की सरकार ही क्यों, दूसरे राज्यों में भी एक लंबी फहरिस्त तैयार हो सकती है जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो फिर सभी जगह जब ये हो रहा है तो अशोक गहलोत को इतना यहाँ पर कोसने की क्या जरूरत है कि अशोक गहलोत ही कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जो पहली बार हो रहा है फ्री स्कीम्स के नाम पर। देखिए मीना जी, इसमें 2 बातें हैं। मैंने पहले भी ये बात कही है कि यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद में जनता के हित के कार्यों की सूची बनाकर उन कार्यों को करने की यदि मंशा जाहिर करते, बजट के अंदर घोषणा करते और उन कामों को करते, तो ये माना जाता है कि ये वास्तव में जनता के हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन अब चुनावी वर्ष होने के कारण ये सारा का सारा इन्होंने प्लान बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि अपनी फोटो छापकर अपना प्रचार करने के लिए कितना रुपया आपने इसमें खर्च कर दिया अब तक। मैं समझता हूं जितना पैसा लोगों को देने की बात की है और दे दिया, जो हकीकत के अंदर लिस्टें बनाना, रजिस्ट्रेशन करना अलग बात है। वो कितना भी कर ले, कितना भी कागजों में मकड़ जाल बुन करके वो जनता के सामने पेश कर दें, जो हकीकत में राहत पहुंचती है वो कितनी है। मैं समझता हूं जितना पैसा इन्होंने
ज्ञापनों में अपनी फोटो छाप करके और जो कैंप्स लगा करके ये कैंप्स के अंदर जितना पैसा खर्च कर दिया उतना पैसा यदि जनता के हित में खर्च कर देते तो निश्चित रूप से ये मानते। लेकिन अब 4 महीने बचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के, मीना जी मेरी बात सुनिए, पेट्रोल डीजल की बात अभी अभी श्याम जी ने कही है, क्यों है राजस्थान में सबसे ज्यादा? क्यों मुख्यमंत्री अपने प्रचार प्रसार के लिए इतना पहले बिजली फ्री देने की बात की तो दे देते ने, उसके अंदर फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। चूंकि इनको तो चुनाव में जो अपना प्रचार करना है वो अपना प्रचार सरकार के जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से अपना प्रचार करना है। ये फोन की बात कर रहे हैं, ये 1.5 वर्ष पहले की घोषणा है, अविनेश जी, 1.5 वर्ष पहले की घोषणा है मीना जी फोन के लिए। फिर तो बीजेपी को चिंतित होना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री अपनी फोटो छपवा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी कहाँ चिंतित है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी विपक्ष के अंदर होने के कारण हमारी ड्यूटी बनती है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, हम ट्रस्टी हैं जनता के पैसे के। राजस्थान, यदि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है तो मुझे चिंता करना पड़ेगी। ये छोटे से छोटा व्यक्ति भी टैक्स पे करता है और वो टैक्स पे करने के बाद में उसके टैक्स का पैसा सरकार किस तरह से उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, ये सोचने का काम जो ट्रस्टी बनाए हम लोगों को, ये ट्रस्टीज का है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हम ट्रस्टी हैं। अरे भाई ट्रस्टी है तो फिर आप ये क्यों ताबड़तोड़ इस तरह की फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं? आप अस्पतालों के अंदर यदि आप डॉक्टर्स लगा देते, यदि आप कर्मचारी लगा देते, आप यदि महाविद्यालयों के अंदर आपने खोल दिया, मेरे राजल देसर के अंदर महाविद्यालय खोल दिया, लेकिन एक कर्मचारी के भरोसे के ऊपर पूरा महाविद्यालय 3 वर्षों से चल रहा है, सारे अस्पताल खाली पड़े हैं, स्कूल्स खाली पड़ी हैं, ऐसे हालात बने हैं। सबसे पहले आपको वहां पर डॉक्टर्स को भर्ती करना चाहिए, वहां पर नर्सिंग स्टाफ को भर्ती करना चाहिए। यदि आप लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं तो ये सब काम पहले करने चाहिए थे। आप शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, बिजली हो, इनके ऊपर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर तो आप काम करेंगे नहीं। आप तो अपने वोट की खेती पकाने के लिए किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करके आप जिस तरह से अपने खुद का घर बन रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर कह रहा हूं कि आज ये जो कर रहे हैं, ये लंबी की बात श्याम जी कह रहे थे बीच में रह गई, ये क्या आधार बनाया इन्होंने, किस तरह से ये पैसे देने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों से, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और इन लोगों से कह दिया कि आप सूची बना करके दे दीजिए, वो सरकारी अधिकारियों के पास में सूची बना करके, ये क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 40-40 हजार रुपए उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आप होश में आ जाइए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता जो है वो सब समझ चुकी है। आपके स्वयं के मंत्री कह रहे हैं कि हम एक फॉर्च्यूनर से ज्यादा नहीं आने वाले हैं, आप उनके ऊपर तो लगाम लगाइए, आप उनकी तो बात करिए। यदि मुख्यमंत्री ठीक करते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को लोगों के बीच में कह करके? और वही बातें जो श्याम जी ने अभी अभी कही है, मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, और ये एकदम से ताबड़तोड़ और जल्दीबाजी के अंदर वोट की खेती पकाने के लिए सब काम हो रहा है। मीना जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। जी, आरसी चौधरी साहब, ये जो विपक्ष के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी बातें हैं बात रखने के लिए, विपक्ष जनता के बीच में जाता है, आपके कार्यकर्ता भी जनता के बीच में जाते हैं। सवाल ये है कि कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जा रहा है, कार्यकर्ता जब सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहा है, कार्यकर्ता जब सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दे रहा है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत है इतना प्रचार प्रसार पर पैसा खर्च करने की? ये कोई उनको समझाता है, ये कोई उनको फीडबैक देता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है? मीना, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम जो आपके दर्शक हैं, तीनों ही जो पैनलिस्ट ने हम भी जो प्रश्न उठाए हैं और मुझे अवसर दें ताकि मैं उन तीनों का जवाब दे पाऊं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो प्रश्न उठाए, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष लोकतंत्र के अंदर वॉचडॉग की तरह काम करता है ताकि योजनाएं में और ज्यादा पारदर्शिता आए और ज्यादा सुशासन की स्थापत्य हो। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की जनता ने 73 विधायकों के साथ में सशक्त विपक्ष दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो स्वयंभू अपना भविष्य मुख्यमंत्री के तौर पे देखे गुटों में बट गए और वैश्विक महामारी के दौर में जहां पे राजस्थान की जनता के सुख दुख में खड़ा, इस सवाल का जवाब थोड़ी है आरसी चौधरी, ये सवाल का जवाब नहीं है। भीतर पार्टी के क्या चल रहा है ये उनका काम है, आपकी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो आपका काम है। विषय ये है कि जनता को फायदा पहुंचाने के नाम पर जो प्रयास
किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या जो दिखाए जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं और जो दिखाए जा रहे हैं, दोनों में फर्क है, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए मीना जी, मैं चाहूंगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, व्यवधान डालने पे लोगों को डिलीवर नहीं हो पाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी भूमिका के निर्वहन पे जिम्मेदारी पे तय कर रहा हूं। जब राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने नई जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन करना चाहिए था। उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नंबर 3 और 4 पे पहुंचाया। लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, इस चैनल से भी बड़ी अदालत वो होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र सरकारी दस्तावेज बना के किसने लेखा जोखा रखा? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, क्या केंद्र की सरकार ने या डबल इंजन की सरकारों ने रखा? हमने जो बजट में घोषणाएं रखी, उसके लिए जब विपक्ष ने चिंता जाहिर की तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी मेरी। आप जो चिंता कर रहे हैं, मैं साधुवाद करूंगा। आप मेरे घर पे पधारिए, कैसे लागू करना है ये मैं बताऊंगा। आज राजस्थान जो एक बीमारू प्रदेश के तौर पे होता था, देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ के अंदर नंबर 2 का राज्य है। 11.04% इसकी ग्रोथ है। देश के अंदर नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे जो है उसकी 11.4 है। अर्थव्यवस्था कैसे चल सकती है? अब रही बात की जो योजनाओं को लागू, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए। पेट्रोल पंप से लेके पार्लियामेंट तक एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, पूरे मंत्रालय पे एक व्यक्ति है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 89% जो बजट है वो प्रचार पे खर्च कर देते हैं। जहां उज्ज्वला की बात आती है, जिस सिलेंडर पे, जिस राशन किट के बैग पे लगा देते हैं, आज वो हमारी योजनाओं पे कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक है कि राजस्थान को जो लाभार्थी हैं, जिन योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उसके हर घर तक ये योजनाएं पहुंचे। अगर अविनेश महर्षि जी नहीं चाहते कि मुझे बिजली फ्री मिले, अगर वो गिव अप करना चाहते तो वो खड़े होकर कहना चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो कह सकते हैं कि मैं 150 रुपए का पेट्रोल ले सकता हूं, उन्हें ये कहना चाहिए हमें निःशुल्क बिजली नहीं चाहिए। क्यों किसानों की बिजली ले रही है? मैं कहना चाहूंगा कि ये और जो दूसरी हमारी योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, ये कहे कि हम निजी अस्पतालों में ट्रीटमेंट लेंगे, नहीं लेंगे, राजस्थान की सरकार का पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क दवा नहीं लेंगे। जिनको अगर गिव अप करना है हम स्वागत करेंगे, लेकिन राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अपने आप को, जिस तरह की खाई बढ़ी है, जिस प्रकार से गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है, उस खाई को बांटने का काम राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है। आज जो भी पैसा उनके हाथ में जा रहा है, हमने इस महंगाई के अंदर जो उसके सपने टूट रहे थे, वो मुख्यमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री ने जिस उज्ज्वला सिलेंडर को और महिलाओं के धुएं से आंख के आंसू का जिक्र किया था, वो सिलेंडर कहां है? आपके पास में डाटा होना चाहिए, कितनी रिफिल हुई, कितनी फर्स्ट टाइम हुई, कितनी सेकंड टाइम हुई। अगर उसको 500 रुपए की गारंटी दिए केंद्र की सरकार, 50 रुपए कितनी बार बढ़ाए? 1100, 1150 रुपए का सिलेंडर है, वो 1200 का करें, 1300 का करें, 2000 का करें। राजस्थान के उज्ज्वला के लाभार्थियों को 500 रुपए में सरकार देगी, ये होती है गारंटी और वो होती है लूट। और ये बार बार जो कहते हैं कि इनकम टैक्स पेयर, हर मंथ के बाद में जब ये जाहिर करते हैं कि इतना हमारा जीएसटी का कलेक्शन हुआ, उस जीएसटी कलेक्शन में गरीब का हिस्सा कितना है और अमीर का हिस्सा कितना है, और केंद्र सरकार के रेवेन्यू के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कितना है, इनकम टैक्स पेयर का हिस्सा कितना है। इस देश के लोगों को अभिशाप के तौर पे, एक ब्लैक स्पॉट के तौर पे चिन्हित करके और उन्हें इंगित किया जा रहा है कि आप सरकार की योजनाओं का प्रिविलेज दे रहे हैं। पीएलआई स्कीम चलती है, प्रोडक्टिव इंसेंटिव लिंक से हम कर रहे हैं। हमें दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं कि हमें उसके साथ में ये करना है तो ये देना जरूरी है, लेकिन गरीब को मारना बहुत जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। राजस्थान की सरकार उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान रखती है जिसके घर में राशन हो, उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति हो, उसकी जमीन, उसका पशु अगर नहीं रहे तो वो बेबस और लाचार ना हो। विम्पी वैश्विक महामारी थी या नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए। क्या यूपी, बिहार आपके भीतर का कार्यकर्ता, कितने पैसे आपके भीतर का कार्यकर्ता जाग गया आरसी चौधरी साहब, प्रदेश में कितने थे? इसलिए वो नहीं पूछा जाएगा। गाय के नाम पे वोट मांगने वाले लोग, आरसी चौधरी जी को 4.5 साल में कुछ मिल नहीं पाया है। गाय जब मर गई थी वहां पे, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार वाले राम मंदिर बना सकते हैं। गायों के लिए क्या किया? उन पशुपालकों के लिए मीना जी, मैं बताता हूँ, चंदा किया आपने 650 करोड़ रुपए का, उसके लिए क्या चंदा किया आपने? गायों के लिए क्या किया? अविनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज हम गायों के लिए 9 महीने का अनुदान देते हैं। नंदी गौशाला खोलिए आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 12 महीने का अनुदान देते हैं। नहीं खोलिए नंदी गौशाला। आप असत्य बयान कर रहे हैं आरसी चौधरी।
आप लोगों ने जितनी घोषणाएं की 40% घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी है, और आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से, ढाणी कनेक्शन बंद क्यों कर दिया आपने? आरसी चौधरी जवाब दे इस बात का। अविनाश जी मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, प्लीज और जवाब देना चाहिए आपको। मैंने आपको आरसी बिल्कुल वेटा नहीं डाला। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश मीना जी, जी, मैंने उनको बिल्कुल वेटा नहीं डाला था। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, राजस्थान के पशुपालक ने राजस्थान को देश में नंबर 1 दुग्ध उत्पादन में बनाया। श्वेत क्रांति मीना जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ध्वजवाहक बना। आज बात पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता से, हमने 41,000 पशुपालकों को अगर 40,000 रुपए दिए, और तुम्हें लगता है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सूची बनवा के क्या कर रहे हैं आप? ये भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई आपकी राजस्थान की सरकार। लोगों को लाभ ना मिले। तुम्हारे में दम है तो उस आरसी चौधरी साहब, और लोगों को आरसी चौधरी साहब, और जनता के लिए आरसी चौधरी जी, उसमें बीजेपी का लोग लाभ दे आरसी सकते हैं। जी, आरसी चौधरी जी, थोड़ा पानी पीजिए। आपके भीतर मीना के जी। कार्यकर्ता को देखकर बड़ा अच्छा लगा और बड़ी तार्किक रूप से आपने अपनी बातों को रखा है। मेरे पास अब समय नहीं है। अविनाश जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात रखेंगे, हमें कार्यक्रम को पूरा करना होगा अभी। मीना जी, बस मैं 2-3 बातें कहता हूं। हमारी सरकार ढाणियों में कनेक्शन देती थी गरीब को, इन्होंने क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? जब ये फ्री इतनी घोषणाएं की बात कर रहे हैं तो ढाणी के कनेक्शन की बात मैं पूछना चाहता हूं। मैंने कई बार कैटेगरी करी। अरे आरसी चौधरी जी, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप मीना जी इनको बंद कराइए, जिससे मैं मेरी बात को कह सकूं। और ये जितने आरोप लगा रहे थे, 40% घोषणाएं आपकी पूरी नहीं हो सकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री से बार-बार पूछा, रीट की सीट का क्या हुआ? नौजवानों के भविष्य के साथ में आपने खिलवाड़ किया, कहां आपने उनको बेटा दिया? आप किसानों के साथ में धोखा करने वाले लोग हैं, आप नौजवानों के साथ में धोखा करने वाले लोग हैं। आपने महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया। आज राजस्थान के हालात अपराध की दृष्टि से आपके यहाँ इतना अपराध हो गया है कि आपके यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, आपके यहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। दोनों का ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज, हमारे पास अब समय नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, हमारे दर्शकों को भी खुशी इस बात की जरूर होगी, राजस्थान की जनता के लिए भी कम से कम ये संतुष्टिजनक है कि दोनों प्रमुख दलों के पास, बीजेपी और कांग्रेस के पास अच्छे कार्यकर्ता है। तो एक तो चिंता जो कार्यकर्ताओं की कमी की जो महसूस की जा रही है, वो जरूरत नहीं है करने की। दूसरी बात ये कि अविनाश जी ने भी कार्यक्रम के आखिर में आते आते याद दिला दिया कि हमने जो फ्री स्कीम्स शुरू की थी उनको आपने बंद क्यों कर दिया। यानी कि वहां भी ये तय है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, फ्री स्कीम्स और जो अपनी योजनाएं जो हैं उनका मतलब उसको भूलते नहीं है। और फ्री स्कीम्स बीजेपी और कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल, देखिए, जनता के लिए फ्री स्कीम्स को हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मत दो, जहां जरूरत है वहां जरूर दीजिए, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आप ये जो फ्री स्कीम्स देने की योजना बनाई है, ये योजनाओं का किस तरह से आपने कैटेगोरिकली आपने निश्चय बनाने का काम किया, तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान की राजनीति पर आने वाले दिनों में भी इस विषय पे और दूसरे विषयों पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों को फिर जरूर बुलाएंगे हमारे इस शो में। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनुमति चाहूंगी आपसे, डॉक्टर मीना शर्मा। नमस्कार।